हम बात करेंगे ऐसे लोगों से जो कि ज़मीन से जुड़े रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने काफ़ी काम किया है। तो मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूँगा। तमन्ना, आपके ठीक बाईं तरफ अविनाश धर्माधिकारी जी बैठे हुए हैं। ये मुंबई पुलिस के रिटायर्ड एसीपी हैं। देखिए, मुंबई पुलिस से तो वैसे कई सारे एसीपीज जो है इस साल रिटायर हुए, लेकिन इनकी खासियत ये है कि इन्होंने मुंबई अंडरवर्ल्ड के खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाई थी। कई सारे अपराधियों को इन्होंने गिरफ्तार किया। एमसीओसीए कानून के तहत कईयों का एनकाउंटर किया और काफ़ी जो है अच्छी जानकारी रखते हैं और अंडरवर्ल्ड के बारे में भी हम अपने शो में बात करने वाले हैं। इसके अलावा ये मुंबई पुलिस के अलग अलग जो यूनिट्स हैं, चाहे वो प्रोटेक्शन ब्रांच हो, ये बाला साहेब ठाकरे की सिक्योरिटी के इंचार्ज हुआ करते थे। फिर इसके अलावा जो दूसरी विंग्स हैं, पुलिस थानों में भी इन्होंने काम किया है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये काम कर चुके हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। आज वो नेचर शायद मुंबई पुलिस के लोगों में बहुत कम है। आप इनका जवाब देना चाहते हैं? डू यू थिंक देयर इज एनी? नहीं, वैसा नहीं। इनका थोड़ा सा परसेप्शन थोड़ा पर्सनलाइज हो गया है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है पुलिस का। आपने कोरोना के टाइम में अगर पुलिस का काम देखा होगा तो नेक्स्ट टू गॉड, भगवान का रूप दिया था पब्लिक ने पुलिस को। जो हिसाब से खास करके हमारी महिला कर्मचारी, मुझे तो इतना फक्र होता है हमारे महिला कर्मचारी की। आप सोचिए, एक माँ घर पे जाती है, उसको 10 दिन 8 दिन पुलिस स्टेशन में रहना पड़ता है, बच्चे को तरफ ध्यान नहीं रहता है। ऐसा कंडीशन हो गया था कि हमारे कुछ ऑफिसर्स की महिला वाइफ को कोविड हो गया, तो उसको एडमिट करने के लिए टाइम नहीं हो मिला था। तो उस वक्त काफ़ी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, अपना लाइफ भी सेक्रीफाइस किया उसका। अनफॉर्चुनेटली बाद में जब इंसिडेंट कैसा हो जाता है, हमारा एक इंसिडेंट अगर निगेटिव रहा किसी पुलिस ऑफिसर ने, उसको इतना हाईलाइट हो जाता है। अभी वजह कांड जो इन्होंने इसको नाम दिया है, वो इतना हाईलाइट हो गया। तो उसके बावजूद से हमने जो कोरोना के टाइम में जो हमने रेपुटेशन या जो नाम कमाया था, पूरा मिट्टी में मिल गया वो। तो ये इंसिडेंट होता रहता है। जैसा अभी आपने पूछा कि ये मर्डर के बारे में, जो अभी इंसिडेंट रिसेंटली जो मर्डर हो गया, ये मर्डर मेरे ख्याल से कोई भी होम मिनिस्टर होने की वजह से, होम मिनिस्टर तो उसको प्रिवेंट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये लोअर लेवल पे जो ऑफिसर्स है उनका काम रहता है, उनका इंटेलिजेंस डेवलप करना रहता है उनका। होम मिनिस्टर का अगर किधर इंटरफेरेंस होता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे हो जाता है, पोस्टिंग में, ट्रांसफर्स में या किसी और, वो ओनली एडमिनिस्ट्रेशन है। वो इंटरफेरेंस अगर कम रहा तो वो होम मिनिस्टर अच्छा, ऐसा मैं समझता हूँ। वो इंटरफेरेंस अगर ज्यादा रहा तो होम मिनिस्टर का वो मतलब अगर 100 करोड़ मांगने लग गए तो ज्यादा वो कमेंट नहीं, बट आपसे पूछना चाहती हूँ सर, लॉ एंड ऑर्डर इस बार एक चर्चा में आ चुका है, जो पॉलिटिकल हत्या हुई है उसके कारण। लेकिन ओवरऑल ये माना जाता है मुंबई सबसे सेफ शहर है। क्या वो छवि अब भी कायम है? डेफिनेटली मुंबई पुलिस की इमेज बहुत अच्छी है, अभी भी है। जिस हत्या का आपने जिक्र किया उसमें भी आरोपी को ताबड़तोड़ पकड़ा गया, उनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई भी हो चुकी है। सेकंड थिंग, मुंबई का आप टोपोग्राफी देखेंगे, उसका पॉपुलेशन डेंसिटी देखेंगे और नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल्स ये देखेंगे तो काफ़ी उसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। काफ़ी हद तक मुंबई का डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास उपलब्ध मैन पावर बहुत कम है। लेकिन जो उपलब्ध मैन पावर है उसको जितना मैक्सिमम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करके मुंबई पुलिस ने अभी तक काफ़ी अच्छी तरह से कंट्रोल किया है। लोकसभा का आपने इलेक्शन देखा होगा, लोकसभा इलेक्शन में महाराष्ट्र में किधर भी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स नहीं हुआ है, टोटली पीसफुल इलेक्शन हुआ है। ये जो पॉलिटिकल लीडर की हत्या होने की वजह से उसको हम पॉलिटिक्स रंग दे रहे हैं, उसके पीछे काफ़ी रीजंस है उनकी हत्या होने के लिए। तो उसमें से रियल रीज़न क्या है वो अभी तक मुंबई पुलिस ने डिक्लेयर नहीं हुआ। जब चार्जशीट डालेंगे तो मोटिव क्या वो पता चलेगा। लेकिन उसमें मुंबई पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ये इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए अगर पॉसिबल होती है तो डेफिनेटली मुंबई पुलिस करती है। उसके लिए उनके पास जो इनपुट था उसके हिसाब से उन्होंने उनको प्रोटेक्शन भी दिया। कारण अनफॉर्चुनेटली विक्टिम की तरफ से जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए वो नहीं आई थी, उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हुआ। तो ये इंसिडेंट का और मुंबई पुलिस के कैपेसिटी और कैपेबिलिटी पे प्रश्न चिन्ह उपस्थित करने का नजरिया ठीक नहीं लगता। अविनाश जी, कई सारे सवाल मेरे भी हैं आपसे, मैं आपके पास अविनाश जी, मेरा आपसे सवाल है, आपने इन 5 सालों में 2 गृह मंत्रियों के अंडर काम किया। अंडर मतलब आप मुंबई पुलिस में थे और मुंबई पुलिस की पॉलिटिकल बॉस जो है वो गृह मंत्री होता है। तो दोनों का मैं असेसमेंट आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा। अभी देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष घेर रहा है, महाविकास आघाड़ी, ये कहकर कि देखिए मुंबई जैसे शहर में एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए नेता की हत्या हो जाती है, ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर रिफ्लेक्ट करता है। नितेश राणे बयान देते हैं कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, उसके बाद उन पर एफआईआर तो होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती है। कोल्हापुर में सांप्रदायिक हिंसा हो जाती है।
फिर नाबालिग बच्चियों के साथ में जो है अश्लील हरकत हुई, उसको लेकर काफी घेरा गया देवेंद्र फडणवीस को, और छिटपुट महाराष्ट्र में बीते 2.5 सालों में और भी हिंसक वारदातें हुई, तो उन तमाम मामलों को लेकर देवेंद्र फडणवीस को विपक्ष ने घेरा। अब मुझे आपसे समझना है कि आपका असेसमेंट बतौर गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस का क्या रहा इन 2.5 सालों में, और इसके पहले के 2.5 सालों में अनिल देशमुख जब गृह मंत्री थे, पूरे 2.5 साल तो नहीं थे, बाद में दिलीप वलसे पाटिल आ गए थे, लेकिन अनिल देशमुख वर्सेस देवेंद्र फडणवीस, इनके कार्यकाल की तुलना मैं आपसे जानना चाहूंगा। देवेंद्र जी एक सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर थे, 5 साल भी उन्होंने काम किया। उनके पास होम मिनिस्ट्री उस वक्त भी थी, और मैंने देखा, पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि होम मिनिस्टर होने के बावजूद उनका कभी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे पुलिस डिपार्टमेंट में कभी भी इंटरफेरेंस नहीं था। सेकेंड थिंग ऐसा था कि उन्होंने कभी भी हायरार्की, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हायरार्की रहती है उसको मेंटेन किया। डायरेक्टली जूनियर ऑफिसर्स को कांटेक्ट करके इंस्ट्रक्शन, कुछ अलग इंस्ट्रक्शन देना, उनसे कुछ अलग काम करवा के लेना, ये उन्होंने कभी किया है, ज़्यादातर तो किया नहीं होगा। थर्ड बात, उनके ऊपर, उनके कार्यकाल में उनके ऊपर एज ए पर्सनल लेवल पे, एज पर्सनैलिटी करके उनके ऊपर कभी एलिगेशंस नहीं हो गए, सीरियस एलिगेशन या करप्शन के एलिगेशंस नहीं हुए। मैं यहाँ पे और एक इंसिडेंट का आपको जिक्र करना चाहता हूँ। जैसा हम लोग देवेंद्र फडणवीस के बारे में बात कर रहे हैं, वैसे ही आर पाटिल साहब भी होम मिनिस्टर थे। उनके सगे भाई सब इंस्पेक्टर थे। कभी भी उन्होंने उस अपने भाई के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। उनके भाई ने कभी भी बहुत बार साइड ब्रांच में भी पोस्टिंग किया है। तो ये डिपेंड रहता है कि होम मिनिस्टर अपने आप को कितना डिग्निफाइड रखता है, कितना अपना अलूफ रखता है। उसको जो लेवल पे जाके बात करना चाहिए वहीं पे करना चाहिए। अभी तक देशमुख साहब की जो उन्होंने बात की, तो मेरे ख्याल से उन्होंने ये बंधन, जो डेकोरम है वो मेंटेन नहीं किया। उनका काफ़ी जूनियर ऑफिसर के साथ इंटरेक्शन था, उनके ऊपर एलिगेशन तो लगे हुए हैं डेफिनेटली। तो इसकी वजह से मैं अगर 10 में से मार्क्स देना चाहूँगा तो देवेंद्र फडणवीस को 10 में से 10 दूंगा, और इनको शायद 1-2 मार्क्स। अच्छा, आप दोनों लोगों से भी मैं जानना चाहूँगा। अविनाश जी, इसमें मैं थोड़ा सा अलग पहलू रखूँगा। हमारी कुछ इंटरनल सोर्सेस और सट्टा बाजार का जो सोर्स है उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। मायावती, ओके। बट सत्ता बाजार लास्ट टाइम फेल्ड, ना? लास्ट टाइम तो सब फेल थे, उनको समझ में नहीं आया। कटोरियों को अविनाश जी पकड़कर उनसे जानकारी भी निकाली। मैंने दोनों कहा, हमारे सोर्सेस और ये सट्टा बाजार से, उसके ऊपर तो काफी चांसेस है। इंटरेस्टिंग। ज्यादातर लोग सेफ खेल रहे हैं और